एनर्जी होता क्या है? लाइक हमने एक टॉपिक किया था सरफेस एनर्जी, और इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो एक टॉपिक मैंने कराया था सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। पर एक और टॉपिक अगर तुम भूल नहीं गए हो तो मैंने तुम्हें कराया था, एक और टॉपिक था वो था वर्क डन। एक और टॉपिक मैंने आपको कराया था वो था वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम्हें सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। याद है ये दोनों फॉर्मूले? ये मैंने परसों तुम्हें कराए थे। स्वरा याद है? ध्रुव ये फॉर्मूले परसों मैंने कराए थे। देवांश याद है ये फॉर्मूले? दो फॉर्मूले मैंने तुम्हें परसों कराए थे यस सर। कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है, और वर्क डन क्या होता है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो ये दो फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को कराए थे। अब परिन तू भी समझना, देखो समझ में आ जाएगा, कोई हाईवे टॉपिक नहीं है। तो मैंने ना तुम्हें जो शीट भेजी थी उसमें क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था तुम समझना। क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक स्फीयर है, एक वाटर ड्रॉप है, और मैंने तुम्हें दे रखा था कि इस ड्रॉप का रेडियस है आर, ठीक है, और इसका सरफेस टेंशन है एस। मैंने क्वेश्चन तुम्हें शीट में दिया था कि मेरे पास एक ड्रॉप है। ड्रॉप क्या होती है? ड्रॉप वो होती है जो अंदर से भरी होती है। बबल क्या होता है? बबल अंदर से खाली होता है, ड्रॉप अंदर से भरी होती है। तो मैंने तुम्हें शीट में क्वेश्चन दिया था कि अगर मुझे इस ड्रॉप के, मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर मुझे इस ड्रॉप के 27 टुकड़े करने, 27 इक्वल ड्रॉप, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तुम्हारी शीट में था, और तुम लिख के ले लो, अगर तुम्हारे स्कूल में फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर आपके पास एक बड़ा ड्रॉप है और मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े करने, तो बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी इस ड्रॉप का रेडियस है आर। तो तुम सब समझना, सब ध्यान से सुनना। तो इनिशियल केस में हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप है, तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी? सरफेस एनर्जी क्या होता है? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो इसका सरफेस टेंशन कितना है? एस, और इसका रेडियस है आर। तो आप मुझे बताओ कि स्फीयर का रेडियस आर है तो उसका एरिया कितना होता है? 4πr²। तो ये है आपकी इनिशियल सरफेस एनर्जी। किसी को इनिशियल सरफेस एनर्जी में डाउट है तो पूछो। स्वरा आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो स्वरा वापस क्वेश्चन सुनना। अपने पास एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का रेडियस है आर, और इस ड्रॉप का सरफेस टेंशन है एस, और मुझे इसके 27 टुकड़े करने बराबर, 27 ड्रॉप बनानी है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? देख, ये तो अपने पास इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियली अपने पास एक ड्रॉप थी जिसका सरफेस टेंशन था एस और रेडियस था आर। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन तो एस है, एरिया कितना है? 4πr²। तो आपका इनिशियल कितना आ गया? 4πr²s। अब तुम समझना, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो इस ड्रॉप को तोड़ के मेरे को 27 ड्रॉप बनानी है, छोटी छोटी। कितनी? 27 ड्रॉप बनानी है, और मान लो कि हर ड्रॉप का रेडियस है छोटा आर। तो तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि अगर एक ड्रॉप है जिसका रेडियस है छोटा आर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³ होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इस ड्रॉप में जितना पानी है वो पानी 27 भाग में बढ़ गया। कितने पार्ट में बढ़ गया? 27 भाग में। और मान लो कि ये 27 जो छोटी छोटी ड्रॉप है इनका रेडियस है छोटा आर। तो आप मुझे बताओ किसी एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³ होगा कि नहीं होगा? और ऐसी कितनी ड्रॉप है? ऐसी 27 ड्रॉप है। लेकिन ये सारी की सारी ड्रॉप बनी किससे? हमारे इस बड़े ड्रॉप के, और बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 4/3π बड़े आर का क्यूब। तो हमने क्या किया? हमने ये जो बड़ा ड्रॉप है इसके 27 छोटे छोटे बराबर टुकड़े किए। तो एक टुकड़े का वॉल्यूम इतना है, तो 27 का इतना होगा, बराबर कर दिया इसके। तो देखो 4/3π से 4/3π गया, तो आप r³ को क्या लिख सकते हो? बड़ा r³/27, और 27 क्या होता है? 3 का क्यूब। तो इससे आपको r क्या मिल जाएगा? बड़ा r/3। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैंने क्या किया अब तक। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। क्लियर हुआ? अनुष्का कोई डाउट है? ध्रुव, परीन, परीन तू तो मुझे इतना बता कि मैंने इस ड्रॉप के 27 टुकड़े किए, इसमें कोई डाउट है क्या? अभी छठी क्लास का क्वेश्चन है ये। अच्छा अब सुनो, तो अब अपन फाइनल सरफेस एनर्जी निकालते हैं। तो फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगा? सरफेस टेंशन इंटू फाइनल एरिया कितना है? देखो अब सब ध्यान से सुनना। एक ड्रॉप का रेडियस है आर,
तो एक ड्रॉप का एरिया कितना हो गया 4πr², लेकिन कितनी ड्रॉप है 27। तो ये आपका फाइनल सरफेस एनर्जी है। और वर्क डन क्या होता है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में, बस इसमें से आपको इसको घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। दिव्यांश डाउट है तो पूछ, इस तरीके से करते हैं। और तुम्हारा जस्ट हाँ पूछो। सर अगर जस्ट इसका अपोजिट केस होता कि 27 ड्रॉप से अगर हम उसको मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो उल्टा हो जाता। तो जो मतलब अगर फाइनल है, क्वेश्चन रिवर्स में आता है तो अपन क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, अगर 27 ड्रॉप मिलके एक बन रहा है तो वही करना है, 27 ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े के वॉल्यूम के बराबर कर देना और बड़ा आर निकाल लेना, और ये तेरा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ जो फाइनल है वो तेरा इनिशियल होगा, और यहाँ पे जो इनिशियल है वो तेरा फाइनल होगा, बस कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सर उसमें भी जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उसमें इंटू 27 ही होगा ना? हाँ 27 ही होगा ना। और तुम लोग है ना, हाँ ओके सर, तुम गॉट लोग इट। कभी भी पता है, तुम लोग घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। तुम अगर दो छोटी छोटी पानी की बूंदों को पास पास रखोगे ना, तुम देखना वो बूंद एक हो जाएगी। तुम कभी भी करके देखना घर पे भी, घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करना। क्वेश्चन क्या है, इसको चीज को ट्राई करना। तुम क्या करना, वो घर पे छोटा इंजेक्शन नहीं आता है, इंजेक्शन जिसके आगे सुई लगी होती है, तो तुम दो छोटी छोटी ड्रॉप को पास में रखना। तुम देखना वो अपने आप एक होके बड़ी हो जाएगी। वो पता है क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तुम करके देखना, अगर तुमसे नहीं हो तो मैं शाम को करके तुम्हें वीडियो भेज दूंगा छोटा सा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सरफेस एनर्जी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों ने ये वर्ड कभी सुना है एडहेसिव? तुम लोगों ने कभी भी फेविकॉल का ऐड देखा है, या कभी भी फेविकॉल का डब्बा देखा है, उसके ऊपर लिखा होता है एडहेसिव? अगर तुम में से किसी ने ध्यान दिया हो तो फेविकॉल के नीचे लिखा होता है एडहेसिव। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो कोहेसिव एडहेसिव क्या होता है, तो अब तुम समझना, अब तुम समझना। देखो, स्टिकी, करेक्ट परिन। तो कोहेसिव का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई मटेरियल है और ये उस मटेरियल के एटम्स हैं, तो कोहेसिव का मतलब होता है फोर्स बिटवीन सेम एटम्स। तो एक जैसे मान लो ये भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, ये भी एल्यूमिनियम का है, तो सेम एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है कोहेसिव। और एडहेसिव का मतलब होता है फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और ये होता है फोर्स बिटवीन सेम एटम्स या फिर एटम्स ऑफ सेम मटेरियल, एटम्स ऑफ सेम मटेरियल। तो जैसे अगर पानी पानी पे फोर्स लगाता है तो वो कौन सा होता है, कोहेसिव। लेकिन मान लो कि तुम्हारा पानी जो है, मान लो तुम्हारा पानी किसी दूसरी चीज पे फोर्स लगाता है, मान लो तुम्हारा पानी किसी फ्रूट पे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल कौन सा होता है, एडहेसिव। तो मान लो कि आपके दो एटम तो पानी के, और मान लो कि बीच में आपका एक एटम कोई और है, मान लो आपका बीच में कोई एक एटम है वो किसी दूसरे मटेरियल का है, तो दो अलग अलग एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, एडहेसिव फोर्स। और सेम एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स। तो अपना फेविकोल क्या होता है, अपना फेविकोल एडहेसिव होता है। क्योंकि फेविकोल क्या करता है, फेविकोल जैसे मान लो व्हाइट व्हाइट होता है, तो फेविकोल एक लकड़ी से चिपका, तो फेविकोल जाके लकड़ी से चिपक जाता है, तो लकड़ी किसी और एटम की बनी है, फेविकोल किसी और एटम का बना है, तो फेविकोल के एटम लकड़ी से चिपक जाते हैं, मतलब ये कौन सा फोर्स हुआ, एडहेसिव फोर्स हुआ, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, कोहेसिव वर्सेस एडहेसिव में लिख लो। तो कोहेसिव का मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मटेरियल, और एडहेसिव का मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, आसान है कि सेम एटम के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव, दो मतलब अलग अलग के बीच में जो है वो एडहेसिव, सेम वाले कोहेसिव, अलग अलग एडहेसिव। ठीक है, तो अगर तुम्हें डाउट नहीं हो तो मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूं। लिख लिया? परिन लिख लिया क्या, स्वरा लिख लिया? ओके, आई होप तुमने लिख लिया होगा, छोटी सी तो लाइन थी। अब तुम एक चीज ध्यान से देखना, सब एक चीज समझना। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, मान लो, एक सेकंड ना,
सपोज करो कि नीचे कोई सरफेस है ये वाला, और मान लो कि इस सरफेस के ऊपर मैं एक लिक्विड ड्रॉप गिरा रहा हूं, मतलब एक लिक्विड की ड्रॉप है, मैं गिरा रहा हूं, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और मान लो कि ये लिक्विड ड्रॉप इस तरीके से फैल गई। किस तरीके से? मान लो कि आपकी लिक्विड ड्रॉप इस तरीके से फैल गई, है ना। तो यहां पे एक टॉपिक है, वो टॉपिक है कांटेक्ट एंगल। इसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, लेकिन पहले तुम इसका मतलब समझना। तो सपोज करो कि आपके पास नीचे ये एक सरफेस है और ऊपर एक लिक्विड की ड्रॉप है, और मैंने इस ड्रॉप को इस सरफेस पे गिराया, और मान लो कि आपकी ड्रॉप सरफेस पे आके फेल गई। तो कांटेक्ट एंगल कैसे बनाएंगे, तुम सब ध्यान से देखना। तो यहां पे कांटेक्ट एंगल कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये आपका कांटेक्ट एंगल है। और ध्यान से देखो, आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, तुम कान ध्यान से सुनना। थीटा लेस देन 90 का मतलब है कि एडेसिव फोर्स बिटवीन सरफेस एंड ड्रॉप, adhesive force between surface and drop is more than cohesive force inside drop। तो ये तो हो गई अंग्रेजी। अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझाता हूं। तो ध्यान से देखो, तुम्हारी जो ड्रॉप थी वो नीचे आके सरफेस पे फैल गई। फैली कि नहीं फैली? इसका मतलब क्या है कि सरफेस के एटम्स जो है वो इस लिक्विड ड्रॉप के एटम को अपनी तरफ बुला रहे हैं, है ना। लिक्विड ड्रॉप के एटम को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं, ताकि ड्रॉप आके सरफेस पे फैल गई। तो एडेसिव फोर्स बिटवीन सरफेस एंड ड्रॉप, तो सरफेस के और ड्रॉप के एटम्स के बीच का फोर्स ज्यादा है, इसलिए आपकी ड्रॉप क्या हो गई, आके इस तरीके से फैल गई। लेकिन इसका एक और केस क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखना। तुम अगला केस पढ़ोगे ना, तुम्हें अपना समझ में आएगा। मान लो आपका सरफेस है, मान लो ये आपका कोई सरफेस है, और मान लो कि ऊपर से एक लिक्विड की ड्रॉप आ रही है। मान लो कि ऊपर से एक लिक्विड की ड्रॉप आ रही है, और मैंने देखा कि लिक्विड की ड्रॉप आई आई और फैली नहीं, आपकी लिक्विड की ड्रॉप ऐसी की ऐसी रह गई। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी लिक्विड की ड्रॉप ऐसी की ऐसी रह गई, तो ध्यान से देखना, यहां पे आपका कांटेक्ट एंगल कैसा बनेगा, ऐसा। एक सेकंड ना, यहां पे आपका कांटेक्ट एंगल कैसा बनेगा, ऐसा। तो यहां पे आपका थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है। थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब है कि आपके सरफेस के जो एटम्स हैं वो इस ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाए। तो यहां पे कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव। तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन एडेसिव, है ना। कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि आपके जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर के एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स इतना स्ट्रांग है कि उसने ड्रॉप को अलग होने ही नहीं दिया। और पहले केस में क्या हुआ, आपका ड्रॉप तो आपका जो ड्रॉप था वो सरफेस पे आके फैल गया। तो पहले केस में कौन सा फोर्स स्ट्रांग था, एडेसिव। दूसरे केस में कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है, कोहेसिव। तो याद रखना, अगर कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो आपका कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है, अगर कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 होता है तो आपका एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिव्यांश डाउट है तो पूछ, अनुष्का डाउट है तो पूछो, स्वरा पूछो डाउट। तुम्हें समझ में आया कि तुम ऐसे ही बस सुन रहे हो? एडेसिव फोर्सेस का मतलब है अलग अलग एटम के बीच का फोर्स, कोहेसिव का मतलब है सेम एटम के बीच का फोर्स। तो जो अपना पहला केस था ना, इसमें क्या हुआ, आपकी जो ड्रॉप थी वो सरफेस पे आके फैल गई। सरफेस पे आके फैली क्यों, इसका मतलब सरफेस के एटम जो है वो लिक्विड ड्रॉप के एटम को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तभी फैल गई। और दूसरे केस में क्या हुआ, आपका जो ड्रॉप है उसके अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच में फोर्स इतना ज्यादा है कि सरफेस वाले एटम उसको खींच ही नहीं पाए। तो दूसरे वाले केस में कौन सा स्ट्रॉन्गर था, कोहेसिव। पहले वाले केस में कौन सा स्ट्रॉन्गर था, एडेसिव। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। दिव्यांश देखो समझ में आया कि नहीं आया, स्वरा, अनुष्का, परीन, तुम्हें यस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पक्का सर। क्लियर है? सर हाँ पूछो।
सर इसमें जो अपन एंगल मान रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से मान रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। अभी एक बार डोर डायग्राम बना ले। तो कोई तुम्हें ठीक एग्जाम है, में क्योंकि पूछे कि ड्रॉप में जो सेकंड केस है उसमें एंगल ऐसे भी तो बन सकता था। हाँ मेरे को पता है, मैं आ रहा हूँ उस पर, कैसे बनाते मैं आ रहा हूँ उस पर। यस सर। तो कोई तुम्हें पूछे कि थीटा लेस देन 90 है, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर है? एडहेसिव। कोई तुम्हें पूछे कि थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा 90 से बड़ा है, मतलब आपकी ड्रॉप अलग हो ही नहीं पाई। मतलब ड्रॉप के अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स इतना मजबूत है कि ड्रॉप को अलग होने ही दिया। तो सेकंड केस में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? कोहेसिव। पहले वाले केस में कौन सा स्ट्रॉन्गर है? एडहेसिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडहेसिव फोर्स बिटवीन सरफेस एंड ड्रॉप इज मोर देन कोहेसिव ड्रॉप इन कोहेसिव फोर्स इनसाइड ड्रॉप। और दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है? कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनो। कॉन्टेक्ट एंगल क्या लिख लिया सबने? तो देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। देखो तुम्हें याद है, ये देखो, जो सर्दियों के समय तुम कभी ओस देखना, तो ओस की बूंदे ऐसे पत्तियों पे जमी हुई होती है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे थीटा क्या है, तो यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना? क्योंकि आपकी बूंद जो है वो लीव्स के अंदर गई नहीं। आपकी जो बूंद है, ओस गिरता है ना, तो क्या होता है? आपकी बूंद ऐसे जमा हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे थीटा क्या है? यहाँ पे आपका जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो थीटा ग्रेटर देन 90, देखो क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोफोबिक। थीटा लेस देन 90 मतलब हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट होना। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? रिपेल होना। ओके, तो लिखो अपनी कॉपी में, डेफिनेशन लिख लो। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस at the point of contact and the solid surface inside the liquid is called the angle of contact। तो इसका मतलब समझना और फिर इस डेफिनेशन को लिख लेना तुम। तो सपोज करो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि आपकी कोई लिक्विड ड्रॉप है, वो ऐसी है। मान लो आपकी लिक्विड ड्रॉप गिरी और ऐसे गिर गई। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाओ, तो आप क्या करो? देखो, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना लो ऐसे। तो ये वाला जो होगा, ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो कौन सा एंगल लेना है? द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो आपको ये एंगल मेजर नहीं करना है, क्योंकि इनसाइड द लिक्विड मतलब कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला एंगल आपको मेजर करना है। जिसे अगर इधर बनाओगे तो ऐसे टेंजेंट बनाना, और कौन सा एंगल लेना? ये वाला एंगल लेना। आया समझ में देवियांश कौन सा एंगल लेना है कि नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। जैसे मान ले कि ये तो वो वाला केस है जो थीटा ग्रेटर देन 90 था। वो क्या था? वो वाला डायग्राम मेरा थोड़ा अजीब बन गया था, इसलिए मैंने कहा था वहां पे मत नापो। जैसे मान लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि मैं ऐसे बनाता हूँ। मान लो कि तुम्हारी लिक्विड ड्रॉप आके फैल गई, तो अब तुम कैसे बनाओगे? अब तुम्हारा ऐसे बनेगा, देखो टेंजेंट बनाओ तो ऐसे बनेगा, अंदर वाला मतलब ये वाला एंगल। तो यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है। तो थीटा लेस देन 90 मतलब आपकी ड्रॉप जो है वो आके फेल जाएगी। थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब आपकी ड्रॉप फैलेगी नहीं, ड्रॉप जैसे ही ऊपर रहेगी। तो ये दोनों डायग्राम बना लो, इसके साथ तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट खत्म होता है। और कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो प्लीज यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ू मैं। अनुष्का लिख लिया, स्वरा लिख लिया ये तुमने? ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब एक चीज तुम ध्यान से समझना, सब एक चीज समझना। देखो मिटा दो इसको मैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। देखो मान लो, मान लो कि आपके पास कहीं पे फ्लूइड भरा हुआ है। कहीं पे क्या भरा हुआ है? कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो आपका फ्लूइड जो होता है वो किससे बना होता है? आपका फ्लूइड बना होता है एटम्स से। तो होता क्या है कि सरफेस पे जो एटम्स होते हैं ना, मैं तुम्हें ना जब सरफेस टेंशन चालू किया था तब भी समझाया था कि सरफेस के जो एटम्स होते हैं वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इधर वाले एटम्स पे कितना फोर्स है, तो कितना फोर्स होगा? फोर्स होगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, है ना? परीन आपने शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है,
तो अब तू समझ ले कि एटम्स, अगर एटम्स पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो तुम ध्यान से देखो, मान लो कि ये लेंथ है L, तो इधर वाले जो एटम्स होंगे ना, इधर वाले एटम, वो इन सब एटम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि दो एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर वाला एटम इधर वाले एटम को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला एटम इधर वाले एटम को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तुम्हारे पास ऐसे एटम्स की लाइन लगी हुई है और इधर भी आपके एटम्स हैं इस तरीके से, और मान लो कि ये लेंथ है L, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इधर वाले एटम पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या लिखना है, कितना फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ मतलब कितनी लेंथ में एटम्स जमे हुए हैं, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो इधर वाले एटम इधर वाले एटम को अपनी तरफ खींचेंगे, तो फोर्स कहां लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वापस किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत ही अजीब कंसेप्ट है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। सर फोर्स का डायरेक्शन समझ में नहीं आया। डायरेक्शन समझ में नहीं आया, वापस सुनो। सपोज कर कि ये तेरे कुछ एटम्स पड़े हुए हैं, मान ले ये एटम्स हैं, और मान ले कि इधर पास में कुछ एटम्स और पड़े हुए हैं, ये लाल लाल कलर वाले, और मान ले कि ये लेंथ है L। मैं पूछूं कि फाइंड फोर्स ऑन वायलेट कलर्ड एटम्स, तो यहां पे जो वायलेट कलर के एटम्स हैं उन पे कितना फोर्स लगेगा देख। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन तो मान ले क्वेश्चन में दे रखी होगी, और कितनी लेंथ तक एटम जमे हुए, L लेंथ तक इनटू L। लेकिन याद रखना, लाल कलर वाले एटम वायलेट वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स का लगेगा इधर की तरफ। तो जो अट्रैक्ट करेगा ना उसकी तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स कहां लगेगा, इधर की तरफ। ये कंसेप्ट याद रखना, क्योंकि इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अगला पूरा डेरिवेशन टिका हुआ है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो, पक्का। अनुष्का कोई डाउट है, ध्रुव डाउट है तो पूछो। आपके एटम्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और जितने लंबी लाइन होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। हाँ ध्रुव, कहां पे समझ नहीं आया बेटा। देख ध्रुव, ये कुछ एटम्स हैं और इन एटम के पास में भी कुछ एटम्स हैं। तो इधर वाले एटम क्या करते हैं, इन एटम्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये होता है सरफेस टेंशन का फोर्स। एटम्स एटम्स को अपनी तरफ खींचते हैं, और किस फोर्स से खींचते हैं, सरफेस टेंशन इनटू, और कितनी लेंथ तक एटम जमे हुए हैं, इनटू L। बस ये फोर्स S इनटू L, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो अगला डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वापस पूछ रहा हूं। तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम पूछ सकते हो। तो अब तुम ध्यान से एक क्वेश्चन सॉल्व करना, सब सब लोग ध्यान से सॉल्व करना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, लिक्विड का मतलब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन बहुत अजीब है, तो तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस स्फीयर के यहां पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, इस 3D है ये, और यहां पे आपके एटम्स जमे हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो एटम्स हैं इन पे सरफेस टेंशन का कितना फोर्स लगेगा। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, find force due to surface tension on atoms shown in figure, on atoms shown in figure। तो अब तुम सब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत अजीबोगरीब टॉपिक है। तो ये एक स्फीयर है, और मैंने स्फीयर के दो हिस्से कर दिए, और यहां पे मुझे बीचों बीच मैंने यहां पे एक लाइन बनाई। तो आप मुझे बताओ कि अगर इस स्फीयर का रेडियस है R, तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा।
2πr होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताओ, 2πr होगा कि नहीं होगा? तो इन एटम्स पे फोर्स कितना लगेगा? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो कितना फोर्स लगेगा? S इंटू 2πr, ये फोर्स लगेगा। तुम देखोगे तो तुम्हें डाउट आएगा, डाउट आएगा तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो डाउट है तो पूछो। दिव्यांश डाउट है, अनुष्का डाउट है। आपकी नो कितनी सर। लेंथ की बात कर रहा हूं, उसको आप सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका फोर्स। डाउट है तो पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो मैं एक बेसिक पॉइंट पढ़ा के फिर डेरिवेशन पे जा रहा हूं। तो डाउट नहीं है तो अब सुनना, तुम सबको ये फॉर्मूला याद है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। इस फॉर्मूले को मत भूलना, क्योंकि अभी जाके मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। तो मान लो कि मेरे पास ये एक ड्रॉप है, और इस ड्रॉप का जो रेडियस है, मान लो वो मैंने दे रखा है तुम्हें R। इस ड्रॉप के बाहर एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको दे रखा है P0, और मान लो P ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है। तो P कौन सा प्रेशर है? प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। लिखो अपनी कॉपी में, P कौन सा प्रेशर है? प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। और P0 कौन सा प्रेशर है? बाहर वाला। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि इस ड्रॉप के बाहर कितना प्रेशर है। लिखो एक बार अपनी कॉपी में। और अब मुझे यह पता करना है कि इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर होगा कितना। मुझे क्या पता करना है? मुझे यह पता करना है कि इस ड्रॉप के अंदर का प्रेशर कितना होगा। देखो अब कैसे पता करेंगे, तुम सब अब ध्यान से सुनना, सब समझना। देखो ये एक ड्रॉप है, और ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मैंने खुद बोला कि यहां पे एक बूंद है, तो बूंद बिखर तो नहीं रही है, बूंद बूंद जैसे ही पड़ी हुई है, मतलब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रॉप को इमेजनरी दो पार्ट में बांट देते हैं। इस ड्रॉप को क्या करते हैं, ऐसे इमेजनरी दो पार्ट में कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने इस तरीके से ड्रॉप के दो पार्ट कर दिए। अब हम इस एरिया की बात करेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, अब तुम ध्यान से देखना और समझना। इधर आपका प्रेशर कितना है? P0। प्रेशर क्या करता है? धक्का मारता है। तो ये जो P0 है, ये धक्का कहां पे मारेगा? उधर की तरफ। अभी मैंने तुम्हें बताया लास्ट स्लाइड में, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो मान लो कि इसका जो रेडियस है वो है R, तो आप मुझे बताओ इधर की तरफ कितना फोर्स आएगा? प्रेशर कितना है? P0, एरिया कितना है? πr²। ठीक है। इस ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर था? इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर था P, तो ये वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से धक्का मारेगा? P इंटू πr², प्रेशर इंटू एरिया। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इस सरकमफ्रेंस पे जो एटम्स होंगे, इस सरकमफ्रेंस पे कौन सी, अभी मैंने तुम्हें लास्ट वाला एग्जांपल दिया था कि इस सरकमफ्रेंस पे जो एटम्स होंगे उन पे क्या लगेगा? सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। तो इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? S इंटू 2πr। लेकिन ये ड्रॉप तो इक्विलिब्रियम में, मतलब जितना फोर्स लेफ्ट में होगा उतना ही फोर्स राइट में होगा। तो तुम बराबर करो, P इंटू πr² इक्वल टू P0 इंटू πr² प्लस 2πrs। तो पाए से पाए पाए गया, आर 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 गया, इस आर को नीचे भेजो, तो आपका P कितना आया? P0 प्लस 2s अपॉन आर। तो कोई तुम्हें पूछे कि ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होता है? P, बाहर कितना है? P0, और सरफेस टेंशन के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है? 2s अपॉन आर। तो लिखो अपनी कॉपी में, और मुझे पक्का पता है कि तुम्हें कम से कम 1000 डाउट होंगे इसमें। तो तुम्हारे जो डाउट है अब तुम बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछो। सर डेरिवेशन यहाँ पे सर खत्म इसमें होगा। प्रेशर डबल होना चाहिए। प्रेशर डबल होना चाहिए, क्यों?
यस सर क्योंकि अपन ने तो हाफ का ही प्रेशर निकाला है ना ये तो डबल क्यों होना चाहिए देव्यांश? एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, मैं तुम्हें फिर ड्राइंग करके समझाता हूं। देख मैंने क्या सर किया देव्यांश, तू समझना। मेरे पास एक ड्रॉप थी, और मैं देख रहा हूं कि यार ये ड्रॉप अपनी जगह पड़ी हुई है, मतलब ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में। तो मैंने ड्रॉप का आधा हिस्सा कर लिया, और खाली आधे हिस्से पे चेक किया कि आधे हिस्से पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बाहर से तो एटमॉस्फेयर धक्का मार रहा है इधर की तरफ, अंदर का जो प्रेशर है पी, वो एक बार ही तो आएगा, दो बार क्यों आएगा? यस सर समझ गया। ठीक है, मैं वापस समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पूरे को वापस समझा रहा हूं, पूरे को वापस समझा रहा हूं। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, ताकि लिखा हुआ हो जाएगा तुम्हारे पास। लिख लो एक बार। परीन, वापस समझा रहा हूं मैं, वापस देखना, वापस समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यार ये बहुत घटिया है। ये पिछली जब मैं क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो टेनिस बॉल के दो टुकड़े करके लाता हूँ, और उस टेनिस बॉल के बीच में धागा बांध के समझाता हूँ। तो अभी तुम सोचो कि मेरे लिए कितना भारी है इसको ऑनलाइन पढ़ाना, पर तो भी जो डाउट है वो क्लियर कर लेना। मैं वापस समझा रहा हूँ, देखो, सबको वापस समझा रहा हूँ, सब ध्यान से देखना। एक बार लिख लो तो भी इसको, एक बार लिख लो यार, ताकि लिखने की टेंशन खत्म हो। देखो, तो सब वापस समझना। अपने पास एक ड्रॉप है, तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों होगा, है ना? आप अपने आप से पूछो कि इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों होगा, है ना? तुम सोचना। तो मैं तुम्हें बता एक मैं ही तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि तुम एक ऐसे गुब्बारे में खड़े हो जिसके अंदर कुछ नहीं है, और एक गुब्बारे में खड़े हो जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। दो गुब्बारे, एक आप यहां पे खड़े हो जहां पे कुछ भी नहीं है, एक आप यहां पे खड़े हो जहां पे बहुत कुछ है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों केस में आप पे प्रेशर कहां ज्यादा लगेगा, जब आपके चारों तरफ पानी है कि जब आपके चारों तरफ कुछ नहीं है? आप खुद मुझे सोच के बताओ। ये पानी नहीं है, ऐसे ही मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर ये एग्जांपल थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर करो। मान लो कि तुम खुले आसमान के नीचे खड़े हो, और मान लो कि तुम जहां पे खड़े हो वहां पे पानी भरा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ पानी है। इसीलिए ड्रॉप के अंदर क्या होता है, इसीलिए ड्रॉप के अंदर आपका प्रेशर ज्यादा होता है। तो मुझे यह पता करना है कि ड्रॉप के अंदर प्रेशर होगा कितना। तो अंदर मान लो प्रेशर पी है, बाहर मान लो प्रेशर पी नॉट है। तो मैंने क्या किया, इसको आधा कर दिया, क्योंकि अगर ये पूरा ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो आधा भी इक्विलिब्रियम में ही होगा, है ना? अगर एक पूरा आदमी खड़ा है तो वो आधा आदमी भी तो खड़ा है, उसकी टांगे भी तो वही है। तो अगर ये पूरा हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर स्टेबल है, तो आधा भी स्टेबल है। तो मैंने इसको आधा करके चेक किया कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहां पे प्रेशर पी था, तो यहां वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा धक्का मारता है। कितने फोर्स से मारेगा? पी इंटू पाई आर स्क्वायर। उधर प्रेशर पी नॉट है, तो वो इधर धक्का मारेगा। अपन इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। तो एक प्रेशर उधर, एक प्रेशर इधर, कितना आएगा? पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहां पे सरकमफ्रेंस के जो एटम्स हैं, उन एटम पे इधर वाला हेमिस्फीयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? एस इंटू टू पाई आर। तो अपन ने क्या किया, पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एस। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। इसको सॉल्व करने पे आता है पी इक्वल टू पी नॉट प्लस टू एस बाई आर। ये इसका आंसर है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? इतना। कोई डाउट है तो पूछो, कि तुम्हें समझ में आ गया। अनिष्का, स्वरा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूं, दो बार तो मैंने खुद करा दिया, तो तुम्हें वैसे ही याद हो जाना चाहिए। एक लाइन का डेरिवेशन है। हाँ परिन, क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, आज का अपना लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। एक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। तो ना मैं तुम्हें पहले भी समझाया था, बबल पता है क्या होता है? जब तुम जैसे कपड़े वपड़े धोते हैं तो छोटे छोटे वो गुब्बारे निकल के नहीं आते हैं? तो बबल जो होता है ना, बबल अंदर से खाली होता है। तुम कभी ध्यान से देखना,
वो नहीं आता सुकराया सर्कल पे या फतेह सागर पे तुम कभी जाओ तो वो उस चाय के, वो चाय क्या, साबुन के पानी में वो डाल के फूंक मारता है तो ऐसे बबल्स निकलते हैं, तुमने कभी देखा है? तो बबल जो होता है, बबल क्या होता है, अंदर से खाली होता है। बबल क्या होता है, अंदर से खाली होता है। तो मान लो कि बबल के अंदर का प्रेशर है पी, बाहर का प्रेशर है पी नॉट। तो अब मुझे इस पी की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस बबल के बीच में से 2 हिस्से कर देता हूं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और मान लो कि ये आपका रेडियस है, वो है आर। जैसे यहाँ पे साइड में ध्यान से देखो, मैंने एक ना बबल का हिस्सा करके बता रखा है। देखो अंदर से खाली है और इसका रेडियस है आर। तो इधर प्रेशर पी नॉट है, तो पी नॉट वाला तो धक्का इधर मारेगा, कितना मारेगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रेशर पी है अंदर, तो वो प्रेशर उधर धक्का मारेगा, कितना धक्का मारेगा, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज, तुम सब ध्यान से समझना और ध्यान से इस डायग्राम को देखो। तो यहाँ पे 2 सरकमफ्रेंस है, एक अंदर है, ध्यान से देखो, और एक सरकमफ्रेंस आपकी बाहर है। तो अब आपका सरफेस टेंशन देखो, ध्यान से देखो, यहां पे अंदर भी लगेगा और यहां पे बाहर भी लगेगा। तो आपका 2 पाई RS प्लस 2 पाई RS 2 बार लगेंगे, एक अंदर वाले सरफेस पे लगेंगे, एक बाहर वाले पे। तो आपका कितना लगेगा, 4 पाई RS। तो यहां पे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, P इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई RS। तो पाए 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 गया, आर 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 गया, तो आपका P कितना आया, P नॉट प्लस 4S/R। तो याद रखना, बबल के अंदर जो अंदर सरफेस टेंशन लगता है ना, वो 2 जगह लगता है। मैं तुम्हें एक 3D से समझा देता हूँ, फिर लिख देना। तो देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड ना। तो मैंने क्या करा है, एक 3D मॉडल यहाँ पे लगा रखा है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। दिख रहा है तुम्हें 3D मॉडल? तो तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 सरफेस है। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे अंदर की तरफ भी तुम देखो, अंदर की तरफ भी आपके एटम्स इकट्ठा होंगे। तो एक सरफेस यहाँ पे अंदर की तरफ है, और ध्यान से देखो एक सरफेस बाहर की तरफ है। और क्या है कि ये रेडियस, ये थिकनेस इतनी कम है कि अपन दोनों का रेडियस सेम नाप सकते हैं। तो बाहर भी कितना लगेगा, 2 पाई RS, अंदर भी कितना लगेगा, 2 पाई RS। तो नेट कितना हो गया, 4 पाई RS। ये इसलिए तुम्हारा मैंने 4 पाई RS लिया। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें आप कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो तुम अब क्लियर कर लो। तो आज बेसिकली हमने चालू किससे किया था, कोहेसिव एडहेसिव से। फिर हम कॉन्टैक्ट एंगल पे आए थे। फिर हमने डिफरेंस पढ़ा कि थीटा लेस देन 90 में क्या होता है, ग्रेटर देन 90 में क्या होता है। फिर हमने चेक किया कि कॉन्टैक्ट एंगल बनाते कैसे हैं। फिर हम किस पे आए कि भैया सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगता है, S/L कैसे लगाते हैं। फिर हमने ड्रॉप पढ़ा, अब हमने बबल पढ़ा। किसी को आज जो कुछ पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देवांश कोई डाउट है? क्योंकि मुझे पता है, तुम मुझे पूछो, मुझे पता है तुम्हें टॉपिक सिर्फ 60-70% समझ में आया है। तुम्हें डेरिवेशन करने को दूंगा ना, तुम मुझे करके दे दोगे, मुझे पता है, तुम मुझे रटके करके दे दोगे। लेकिन तुम्हें समझ में थोड़ा कम आया होगा, है ना, मुझे पता है ये बात। तो तुम सोचना कि तुम्हें कहां पे दिक्कत हो रही है। ओके, अगर और कोई डाउट नहीं है तो फिर लिख लो इसको। ये तो वैसे भी मैं आपको भेजूंगा। और कोई डाउट है तो पूछ लो आप। कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय बाय यार, टाटा। थैंक यू सर।